सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। सो गाइस, हम लोग पिछले क्लास में 8 डे मैराथन स्टार्ट किए कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का। हम लोगों का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। हम लोग 8 दिन के अंदर कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन खत्म करने वाले हैं। हम लोगों का ये दूसरा दिन है। हम लोग पिछले क्लास में कॉस्टिंग स्टार्ट किए थे, कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोग उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक बार पीछे का सब कुछ रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग कल के क्लास में क्या क्या देखे थे? हम लोग कल के क्लास में कॉस्ट पढ़े, कॉस्टिंग का डेफिनेशन देखे, कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन देखे और ऑब्जेक्टिव देख लिए थे। अगर हम लोग एक बार पीछे रिवीजन करें तो हम लोग कॉस्ट देख लिए, कॉस्टिंग देख लिए, कॉस्ट अकाउंटिंग देख लिए और ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग देख लिए। कॉस्ट क्या होता है भैया? एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जितना भी एक्सपेंसेस लगता है उसको हम लोग कॉस्ट बोलते हैं। कॉस्टिंग क्या होता है? कॉस्ट को असर्टेन करने का टेक्निक्स जो होता है उसको हम लोग कॉस्टिंग बोलते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या वो होता है? अकाउंटिंग का ही एक ब्रांच होता है जो हेल्प करता है मेरे को कॉस्ट को असर्टेन करने और कंट्रोल करने में। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में देखे थे कि हम लोग इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, इससे हम लोग कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं और भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव हम लोग देखे थे। ठीक है, आगे इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। आज का हम लोगों का जो पहला टॉपिक होगा वो होगा एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आने वाला है उसके बारे में, कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का जो कॉस्ट अकाउंटिंग को इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स है और क्या क्या स्टेप्स है। ठीक है, फैक्टर एंड स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर इंस्टॉलिंग कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो हम लोगों का कॉस्ट हो चुका है, कॉस्टिंग हो चुका है, कॉस्ट अकाउंटिंग हो चुका है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग हो चुका है। तो हम लोग आज के क्लास में क्या क्या करेंगे? एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट सेंटर और फैक्टर एंड स्टेप टू बी फॉलोड फॉर इंस्टॉलिंग कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये 5 चीज आज हम लोगों के क्लास में होने वाला है। ठीक है, चलो हम लोग पहला टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। हम लोगों का आज का टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि भैया कॉस्ट अकाउंटिंग का एडवांटेजेस क्या है। तो हम लोग कल ऑब्जेक्टिव देखे, हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग को क्यों करेंगे, बस वही थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखा है एडवांटेजेस। हम लोगों को क्या क्या एडवांटेजेस होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों करेंगे, मेरा इससे बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, तो पहला बेनिफिट होता है भैया असरटेनमेंट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। मेरे को प्रोडक्शन कॉस्ट असरटेन करने में हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। हम लोग कल ही देखे थे कि भैया कॉस्टिंग हम लोग करते ही क्यों है, हम लोग को कॉस्ट असरटेन करना है इसीलिए। तो इसका पहला एडवांटेजेस या पहला काम ही है कॉस्ट को असरटेन करना। कौन सा कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक सामान को, एक गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट लग रहा है, जो खर्चा लग रहा है, टोटल खर्चा लग रहा है, उसी को हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट बोल रहे हैं और वो प्रोडक्शन कॉस्ट असर्टेन करने में कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है। दूसरा है एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। बोल रहा है ये सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने में ही हेल्प नहीं करता है, ये एनालिसिस करने में कि भैया प्रोडक्शन कॉस्ट कहां कहां से आया है,
प्रोडक्शन कॉस्ट में कहाँ कहाँ का खर्चा जोड़ा हुआ है, उसमें कौन सा खर्चा को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सा खर्चा को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये सब भी एनालिसिस करने में हमको प्रोडक्शन कॉस्ट हेल्प करता है, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है। फिर आता है फिक्सिंग सेलिंग प्राइस। जब हम लोगों को प्रोडक्शन कॉस्ट पता चल जाएगा तो हम लोग जानते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट पे हम लोग अपना प्रॉफिट जोड़ के सेलिंग प्राइस हम लोग निकाल सकते हैं, तो हम लोगों को सेलिंग प्राइस फिक्स करने में कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है। उसके आगे अगर बढ़ेंगे, कंट्रोल ओवर कॉस्ट। ये क्या है कंट्रोल ओवर कॉस्ट? बात समझना, हम लोग कोई भी बिजनेस जब करेंगे तो बहुत सारा खर्चा होगा, सारा खर्चा को कंट्रोल करना किसी का बस का बात नहीं है, सारा खर्चा को कंट्रोल करना किसी का बस का बात नहीं है। तो इसमें ना दो तरह का खर्चा होता है, एक कंट्रोलेबल जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, एक तो अनकंट्रोलेबल होता है। ये हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग देखें, अगर हम लोग एकदम नॉर्मल भाषा में समझे तो कंट्रोलेबल कॉस्ट जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, तो जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं वो तो हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो बोल रहा है ये कंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सा है, कौन कौन सा कॉस्ट कंट्रोलेबल है, कौन कौन सा कॉस्ट अनकंट्रोलेबल है। तो भैया ये हम लोगों को कहां से पता चलेगा? ये पता चलेगा कॉस्ट अकाउंटिंग से। कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोगों को ये बताता है कि कौन कौन सा कॉस्ट पे मेरा कंट्रोल हो सकता है, हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और कौन कौन सा कॉस्ट पे हम लोगों का कंट्रोल नहीं है। जैसे मान लो कुछ खर्चा है जो होगा जिसको हम लोग रोक नहीं सकते, तो वो अनकंट्रोलेबल खर्चा है। लेट से अगर हम लोग पेट्रोकेमिकल के बिजनेस में है, पेट्रोल बेसिकली पेट्रोल बेचते हैं, तो पेट्रोल बेचने के समय कुछ ना कुछ पेट्रोल इवेपोरेट हो जाएगा, इसको हम लोग रोक नहीं सकते, तो वो खर्चा मेरा होना ही है। कुछ भी कर लो, थोड़ा कुछ परसेंटेज तो वो इवेपोरेट होगा, तो उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये हम लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है कि किस तरह का खर्चा हम लोगों के कंट्रोल में है, किस तरह का खर्चा हम लोगों का कंट्रोल में नहीं है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोगों को कॉस्ट कंट्रोल करने में हेल्प करता है। फ्यूचर प्लानिंग। ये फ्यूचर प्लानिंग क्या होता है? मान लो हम लोगों को आज हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, जॉब मतलब हम लोग कोई बिजनेस में, मेरे पास जो भी मेरा बिजनेस है उसमें मेरा जो काम आ रहा है वो मेरे को जॉब बोला जाता है। तो वो जो जॉब है, मान लो मेरे को, हम लोग एक ऑटोमोबाइल बिजनेस चलाते हैं। क्या चलाते हैं? ऑटोमोबाइल बिजनेस चलाते हैं, मतलब हम लोग गाड़ी बनाने का धंधा है। लेट्स से वी हैव एन ऑर्डर ऑफ 50 कार्स, हम लोगों को 50 कार बनाना है। 50 कार का एक साथ ऑर्डर आ गया, कहीं ना कहीं से किसी को 50 कार का जरूरत है, हम लोगों को ऑर्डर आ गया और कस्टमाइज है, तो हम लोगों को 50 कार, वो तो बोलेगा भैया कितना में दीजिएगा, कितना में नहीं, तो वो अपना एक एस्टिमेशन मांगेगा, वो किस बेस पे हम लोग देंगे, फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो हम लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है कि भैया तुम्हारा ये यहाँ खर्चा हो सकता है, तो इस बेस पे तुम बताओ कि तुम्हारा इतना सेलिंग प्राइस होने वाला है। तो बोल रहा है कि फ्यूचर में जो भी मेरा सामान को बेचने का दाम होगा, या फ्यूचर में अलग अलग तरह का कॉस्ट पे हम लोगों को कंट्रोल करना है, किसी भी तरह का प्लानिंग करना है, वो हम लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है। उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग इसमें हम लोगों को हेल्प करता है। आगे बढ़ेंगे, हेल्प इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का दो सबसे बड़ा काम है, मैनेजमेंट का सबसे दो बड़ा काम है कि भैया ये क्या करते हैं, प्लानिंग प्लानिंग करना है और कंट्रोल करना। ये दो मेन इंपॉर्टेंट काम होता है मैनेजमेंट का, प्लानिंग एंड कंट्रोल। आगे क्या होने वाला है और जो भी हम लोग प्लानिंग किए उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल, जो भी प्लानिंग किया उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोनों में ये कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है कि जब हम लोग एक सामान को प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें क्या क्या खर्चा हो सकता है, कैसे क्या खर्चा करना है, उसका प्लानिंग करने में भी हेल्प करता है, और जो प्लानिंग की है वो काम उसके अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, ये देखने में भी कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है। ठीक है, तो ये कुछ था हम लोगों का एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। बात समझना, कोई भी सिस्टम हो, सबका एडवांटेज होगा तो उसका लिमिटेशंस भी होगा। तो हम लोग अभी एडवांटेजेस देखे, अब देखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का कुछ लिमिटेशंस। ठीक है, अगला हम लोगों का है लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। लिमिटेशंस और डिसएडवांटेज। भैया डिसएडवांटेज क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का? सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है ना, एक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए एक
कंपनी को, एक कंसर्न को बहुत ज्यादा खर्चा आता है, बहुत ज्यादा खर्चा आता है। तो वो खर्चा सारा जो कंसर्न है वो बियर नहीं कर पाता है, इसीलिए सारे कंपनी में कॉस्ट अकाउंटिंग इंस्टॉल करना इजी बात नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो ये एक तरह का डिसएडवांटेज है कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इसमें ह्यूज कॉस्ट लगता है, इसको इंप्लीमेंट करने में ह्यूज कॉस्ट लगता है, दैट्स व्हाई दिस इज अ डिसएडवांटेज। ठीक है, अगला होता है लैक ऑफ नेसेसिटी। ये देखना समझना, लैक ऑफ नेसेसिटी का मतलब भैया जरूरत ही नहीं है, एक कंसर्न है, वहां पे एक कंसर्न ठीक ठाक चल रहा है, उसको प्रॉफिट आ रहा है, वो ठीक ठाक दाम निकाल ले रहा है, खुद से निकाल ले रहा है, तो उसको क्या जरूरत है नया चीज इतना खर्चा करने का। तो बोल रहा है बहुत सारे कंपनी के केस में ये देखा गया, उसको जरूरत ही नहीं पड़ता, उसको जरूरत ही नहीं है। तो जब जरूरत ही नहीं है तो भैया कॉस्ट अकाउंटिंग उसके लिए डिसएडवांटेज ही है, लैक ऑफ नेसेसिटी। अगला, नो गारंटी ऑफ सक्सेस। कॉस्ट अकाउंटिंग करने का मतलब, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने का मतलब ये नहीं हो जाता है कि तुम प्रॉफिट कमाने लगेगा। आज तुम्हारा कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, ये गारंटी नहीं देता है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कि तुमको प्रॉफिट होने लगा कल से, या फिर हम लोग जो दाम, उसका काम क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है कॉस्ट को असर्टेन करना, उसका काम ये नहीं है कि तुमको सक्सेस दिलाएगा, वो तुमको प्रॉफिट कमा के देगा, नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग का काम सिर्फ असर्टेन करना, कंट्रोल करना। ये गारंटी नहीं देता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग इंस्टॉल करने से तुमको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसीलिए एक तरह का ये डिसएडवांटेज है। लैक ऑफ यूनिफॉर्म प्रोसीजर, मतलब हम लोग जब आगे कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग में सम्स करेंगे, तब देखेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग को करने का बहुत सारा, एक ही चीज को निकालने के लिए बहुत सारा मेथड दिया हुआ है, बहुत सारा प्रोसीजर दिया हुआ है एक ही चीज को निकालने के लिए, और सबका आंसर डिफर करता है, अलग अलग आता है। ऐसा भी नहीं है कि अलग अलग जो तरीका है उसका आंसर एक आ रहा है, नहीं, सबका तरीका अलग अलग है और आंसर भी अलग अलग आ रहा है। तो भैया जब तरीका अलग अलग है, आंसर अलग अलग है, इतना सारा प्रोसीजर है, तो कौन सा लेगा कौन सा नहीं लेगा, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। दैट्स वाई आदमी लोग कॉस्ट अकाउंटिंग इंस्टॉल करना नहीं चाहता है। ठीक है, इन एप्लीकेबिलिटी, बहुत सारे कंसर्न के केस में देखा गया है कि ये एप्लीकेबल ही नहीं होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग एप्लीकेबल ही नहीं है। बोल रहा है कि एप्लीकेबल नहीं है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि उसको ना उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे मान लो एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के केस में तो ये समझ में आ रहा है भैया वो प्रोड्यूस कर रहा है, रॉ मटेरियल खरीद रहा है, रॉ मटेरियल को फिर उसमें लेबर लगा रहा है, उसके बाद प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको निकालने के लिए मेरे को एक कॉस्ट सिस्टम का जरूरत है कि कॉस्ट उसमें कितना लग रहा है। बट जो ट्रेडिंग कंपनी है, जो किसी से माल खरीदता है और किसी को सेल कर रहा है, तो भैया ये जब परचेज कर रहा है तो इसको यहां से कॉस्ट मिल जा रहा है, वो अपना उसमें जो भी खर्चा हो रहा है थोड़ा मोड़ा, वो खर्चा को जोड़ के उस पर प्रॉफिट लगा के वो बेच सकता है। तो उसको इतना तामझाम करने का कोई जरूरत नहीं है, उसको इतना पैसा खर्चा करने का कोई जरूरत नहीं। तो बोल रहा है बहुत सारे कंसर्न में ये इनएप्लीकेबल हो जाता है, दैट्स व्हाई दिस इज द डिसएडवांटेज और लिमिटेशंस। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का ये क्या है, लिमिटेशंस है। ठीक है, तो हम लोग एडवांटेजेस देख लिए, डिसएडवांटेजेस देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि हम लोगों को पढ़ना है। एक कॉस्ट यूनिट है, एक कॉस्ट सेंटर है। ठीक है, हम लोगों का अगला टॉपिक है कॉस्ट यूनिट। क्या है कॉस्ट यूनिट? एक बार सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या है। डेफिनेशन बोल रहा है कॉस्ट यूनिट इज अ यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, सर्विस और टाइम इन रिलेशन टू विच कॉस्ट में बी असर्टेन और एक्सप्रेस। समझना, कॉस्ट यूनिट क्या हो रहा है? कॉस्ट यूनिट बोल रहा है यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज और टाइम जिसके लिए हम लोग कॉस्ट को असर्टेन करते हैं। मतलब पहले तो यूनिट समझते क्या होता है। पहले यूनिट क्या होता है? यूनिट को हम लोग हिंदी में इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकाई। यूनिट का मतलब एक होता है। यूनिट का मतलब एक। अगर हम लोग मान लो तेल प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर हम लोग राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम लोग ईटा प्रोड्यूस कर रहे हैं, ब्रिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम लोग तीन चीज यहां पे देख रहे हैं, तीन चीज हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑयल, राइस
ब्रिक। अब समझना, हम लोग ऑयल को मापेंगे कैसे, ऑयल का क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। ऑयल अगर प्रोड्यूस हो रहा है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, पीस में तो प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, ऑयल पीस में प्रोड्यूस नहीं होगा, ऑयल लीटर में प्रोड्यूस होगा, ऑयल लीटर में प्रोड्यूस होगा, राइस केजी में प्रोड्यूस होगा, ब्रिक पीस में प्रोड्यूस होगा, है ना। अब ये जो लीटर है, केजी है, पीस है, ये सब क्या है, ये सब यूनिट है, ये सब क्वांटिटी करने का जरिया है, क्वांटिटी मापने मेजरमेंट करने का जरिया है कि भैया तेल कितना है, लीटर है, जो भी है 1000 लीटर है, 2000 लीटर है, 5000 लीटर है, मतलब लीटर क्या है, क्वांटिटी है, केजी क्या है, मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी है, पीस भी वही है। तो ये जो यूनिट है जिसके रिलेशन में हम लोगों को कॉस्ट निकालना पड़ रहा है, कॉस्ट असर्टेन कर रहे हैं, किसके रिलेशन में, लीटर के रिलेशन में। मतलब लेट से मेरे को 2 लाख रुपया खर्चा हो रहा है ऑयल प्रोड्यूस करने में, ऑयल प्रोड्यूस करने में कितना खर्चा हो रहा है, 2 लाख, और हम लोग 2 लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि 2 लाख तेल बनाने में खर्चा हुआ। तो अगर हम लोगों को पता करना है कि भैया कितना तेल, पर लीटर तेल का कीमत कितना है, तो हम लोगों को पहले पता करना होगा कितना लीटर तेल प्रोड्यूस किया, कितना लीटर तेल प्रोड्यूस किया। तो ये लीटर, अगर मान लो 2000 लीटर हम लोग तेल प्रोड्यूस किए हैं, 2000 लीटर प्रोड्यूस किए हैं 2 लाख रुपया खर्चा करके, तो हम लोग बोल सकते हैं 100 रुपया मेरा पर लीटर पे खर्चा आया। तो हम लोग ये 2 लाख रुपया किस पे बांट रहे हैं, लीटर पे बांट रहे हैं। तो इन रिलेशन टू लीटर हम लोग ये खर्चा किए। तो जिस क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, सर्विस और टाइम, अभी हम लोग डेफिनेशन में देखे क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, सर्विस और टाइम, उसका जो यूनिट होगा जिसके रिलेशन में हम लोग कॉस्ट निकालते हैं, उसको हम लोग कॉस्ट यूनिट बोलते हैं। तो भैया ये जो मेरा प्रोडक्ट है ऑयल, राइस, ब्रिक, इसमें जो भी खर्चा हो रहा है वो किसके रिलेशन में हो रहा है, इसका जो यूनिट है उसके रिलेशन में हो रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट पर यूनिट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे 100 रुपया क्या आया, 100 पर लीटर इस तेल का कीमत आया, 100 रुपया पर लीटर इस तेल का कीमत आया। तो ये क्या है, कॉस्ट यूनिट है कि हर लीटर पे 100 रुपया का खर्चा आया है मेरा। ठीक है, इसको हम लोग कॉस्ट यूनिट बोलते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब कॉस्ट यूनिट 2 तरह का होता है, कॉस्ट यूनिट 2 तरह का होता है। एक होता है सिंपल कॉस्ट यूनिट, सिंपल कॉस्ट यूनिट, एक होता है कॉम्प्लेक्स या कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट। ये सिंपल क्या होता है, कॉम्पोजिट क्या होता है। सिंपल जिसमें एक ही यूनिट हो, जिसमें एक ही यूनिट हो, लीटर, केजी, टन। ठीक है, तो ये क्या सिंपल है, जिसमें एक ही यूनिट होता है, उसको सिंपल कॉस्ट यूनिट बोलते हैं। कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट किसको बोलते हैं, जिसमें एक से ज्यादा आपस में मिलकर यूनिट बना रहे, जैसे पैसेंजर किलोमीटर, तो किलोमीटर अपने आप में एक यूनिट है, पैसेंजर अपने आप में यूनिट है, पैसेंजर किलोमीटर मिलके पैसेंजर किलोमीटर बना रहा है, तो ये कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट हो गया। ये क्या हो गया, कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट। सिंपल जिसमें एक ही यूनिट है, लीटर, केजी, टन। कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट जिसमें एक से ज्यादा यूनिट, पैसेंजर, किलोमीटर दोनों मिलकर पैसेंजर किलोमीटर बना रहा है, तो ये क्या हो गया, कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट। ठीक है, तो कॉस्ट यूनिट में हम लोग पढ़ लिए 2 तरीका का कॉस्ट यूनिट होता है, एक सिंपल होता है, कॉम्पोजिट होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कॉस्ट सेंटर। हम लोग क्या पढ़ना है, कॉस्ट सेंटर। अगला टॉपिक है हम लोगों का कॉस्ट सेंटर। क्या है, कॉस्ट सेंटर। समझना क्या होता है कॉस्ट सेंटर। लेट्स से वी आर अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ऑफ अ कार। हम लोग एक कार बनाने का कंपनी है। हम लोगों का काम क्या है, हम लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कार बनाता है। तो कार बनाने में उसका जो पार्ट्स लग रहा है वो तो उसका कॉस्ट है ही। क्या, उसका पार्ट जो लग रहा है वही जोड़ के हम लोग बता देंगे कि उसका कॉस्ट बन रहा है, नहीं। तो जब हम लोग कॉस्ट असर्टेन करेंगे, जब हम लोग उस कार का कॉस्ट असर्टेन करेंगे, तब हम लोगों को देखना है कि भैया
ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या क्या चीजें एसोसिएट है जो उस कार को बनने में हेल्प कर रहा है। क्या बोले, ऑर्गेनाइजेशन के साथ और क्या क्या चीजें एसोसिएटेड है जो उस कार को बनने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उन सारे चीजों को कंसीडर करेंगे हम लोग एट द टाइम ऑफ कॉस्ट असर्टेनमेंट, ठीक है। तो वो जो चीजें हैं वो क्या क्या हो सकता है, वो एक लोकेशन हो सकता है, मतलब उस जिस जगह पे हो रहा है उसका रेंट लग रहा होगा मेरे को, वो पर्सन हो सकता है, वो इक्विपमेंट हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है और ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट हो सकता है। क्या बोले, तो भैया ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये सारे चीजें एसोसिएटेड है जो हेल्प कर रहा है कार को बनाने में, जो हेल्प कर रहा है कार को बनाने में। तो ये सारे चीजों का खर्चा मेरे को कार के जब कार का कॉस्ट असर्टेन करेंगे तो ये सारे खर्चे को मेरे को कंसीडर करना पड़ेगा। तो इन सारे को कॉस्ट सेंटर बोलते हैं, इन सारे को क्या बोलेंगे, कॉस्ट सेंटर। समझ में आया। जब हम लोग कार का जो भी हम लोगों का प्रोडक्ट या सर्विसेज है उसका जब हम लोग कॉस्ट असर्टेनमेंट करेंगे तो हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या क्या चीज एसोसिएटेड है, क्या क्या चीज एसोसिएटेड है जिसको मेरे को कॉस्ट असर्टेन करने के समय कंसीडर करना पड़ेगा। ड्यू टू ये जो चीजें हैं वो मेरे को प्रोडक्ट बनाने में हेल्प कर रहा है, प्रोडक्ट बनाने में हेल्प कर रहा है। एक बार डेफिनेशन देखते हैं। बोल रहा है कॉस्ट सेंटर मीन्स अ लोकेशन, अ पर्सन, an equipment or a group of person or a group of equipment associated with an organization in respect of which cost is ascertained and considered for the purpose of cost control। समझ में आया क्या है। तो भैया एक ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके लिए जितना भी चीजें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड है, जो हेल्प कर रहा है कार को बनने में, तो जब भी हम लोग कार का कॉस्ट असर्टेन करेंगे तो इन सब चीजों को कंसीडर करेंगे। तो ये सब चीजें क्या है, कॉस्ट सेंटर है, कॉस्ट सेंटर है। तो जितना भी डिपार्टमेंट्स है जैसे कैंटीन हो गया, जैसे वेल्डिंग डिपार्टमेंट हो गया, जैसे हम लोगों का सर्विस डिपार्टमेंट हो गया, फिर हम लोगों का सुपरविजन हो गया, ये सब क्या है, कॉस्ट सेंटर है, कॉस्ट सेंटर है। समझ में आया कॉस्ट सेंटर। अच्छा, कॉस्ट सेंटर अगर समझ में आ गया तो हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट सेंटर देखेंगे। सबसे पहले बोल रहा है कॉस्ट सेंटर को हम लोग इम्पर्सनल और पर्सनल इन दो भागों में बांट सकते हैं। कौन से दो भाग में बांट सकते हैं, एक इम्पर्सनल और एक पर्सनल, एक इम्पर्सनल एक पर्सनल। जो भी चीजें अदर देन पर्सन के साथ एसोसिएटेड है वो इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर होता है। ये क्या है, कॉस्ट सेंटर। तो इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर कौन सा है, जितना भी चीजें जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड है और वो पर्सन में नहीं है, वो पर्सन के साथ एसोसिएटेड नहीं है, वो क्या है, इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। जैसे वेल्डिंग डिपार्टमेंट, और कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि मशीन रूम, स्टोर, इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पावर हाउस, रिपेयर मेंटेनेंस, ये सब क्या है, इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर्स है। ये क्या है, इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर है। पर्सनल कॉस्ट सेंटर में क्या आता है, पर्सनल कॉस्ट सेंटर जहां पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन आता है उसको पर्सनल कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। जैसे लेबर डिपार्टमेंट, लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट, उसके बाद कैंटीन, ये सब क्या है, पर्सनल कॉस्ट सेंटर है। ये क्या है, पर्सनल कॉस्ट सेंटर है। हम लोगों का इससे एमसीक्यूज आएगा, दैट्स वाई इसको हम लोगों को पढ़ के आगे चलना है क्योंकि एमसीक्यूज यहां से पूछ सकता है। ठीक है, अगला हम लोग कॉस्ट सेंटर को और भी दो भाग में बांट सकता है। एक होता है प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, एक होता है सर्विस कॉस्ट सेंटर। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, सर्विस कॉस्ट सेंटर।
समझना भैया, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर क्या होता है, सर्विस कॉस्ट सेंटर क्या होता है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर का मतलब एक गुड्स जो भी हम लोगों का गुड्स है या सर्विसेज है उसको प्रोड्यूस करने में जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉस्ट सेंटर जो कि इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में, जो भी कॉस्ट सेंटर इन्वॉल्व है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोडक्शन के केस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर बोला जाता है। इसका एग्जांपल्स है मशीन रूम, स्टोर रूम, ये सब क्या है, ये सब प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। मशीन जो है वो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, बिना मशीन का प्रोडक्शन नहीं होगा। लाइट्स जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी मेरा क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है उसको हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। सर्विस कॉस्ट सेंटर क्या होता है, जो भैया प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो सर्विसेज देता है, जैसे कैंटीन डिपार्टमेंट। ये कैंटीन वाला लोग क्या करता है, यहाँ जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो भी लेबर यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा है, वो कैंटीन में जाके खाना खा रहा है, तो ये क्या, वो लेबर को सर्विसेज दे रहा है, तो ये क्या है, सर्विस कॉस्ट सेंटर है। और याद रखना, सर्विस कॉस्ट सेंटर हरदम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम लोग जब चैप्टर नंबर 2 में जाएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, उसमें हम लोग एकदम डिटेल में समझेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। अभी के लिए बस ये समझो कि भैया सर्विस कॉस्ट सेंटर इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो कि प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर को हेल्प करता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर और सर्विस कॉस्ट सेंटर हो गया। इसके बाद है, एक होता है ऑपरेशनल कॉस्ट सेंटर, एक होता है ऑपरेशनल कॉस्ट सेंटर, इसके और होता है प्रोसेस कॉस्ट सेंटर। एक क्या है, ऑपरेशनल कॉस्ट सेंटर, एक है प्रोसेस कॉस्ट सेंटर। ऑपरेशनल कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या हो रहा है भैया, जहां पे मेरा एक सामान को बनाने में एक ही ऑपरेशन इन्वॉल्व है, जहां पे मेरे को सामान बनाने में एक ही पूरा ऑपरेशन इन्वॉल्व है, और उसमें जो भी कॉस्ट सेंटर आता है उसको हम लोग ऑपरेशनल कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। और प्रोसेस कॉस्ट सेंटर में क्या होता है, जहां पे मेरे को प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में अलग अलग प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है। मतलब समझना, जैसे मेरा अगर शुगर मिल है, मेरे को अगर चीनी बनाना है, तो चीनी कुछ प्रोसेस से होकर गुजरता है। सबसे पहले शुगर केन आता है, फिर वहां से जैगरी बनता है, फिर वहां से शुगर बनता है। तो ये कुछ प्रोसेस से होकर गुजर रहा है, तो अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग कॉस्ट सेंटर्स आएगा, तो उसको हम लोग प्रोसेस कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। और ऑपरेशनल कॉस्ट सेंटर में तो जहां एक ही ऑपरेशन में पूरा प्रोडक्ट बन जाता है, वहां जो कॉस्ट सेंटर इन्वॉल्व होता है उसको ऑपरेशनल कॉस्ट सेंटर बोला जाता है। तो ये पूरा टॉपिक था हम लोगों का कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। आई होप तुम लोगों को कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट समझ में आ गया हो। अगर क्लासेस में कुछ भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग कमेंट करो, हम तुम लोगों को बहुत ही पर्सनल लेवल पे जाके उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। सो हम लोगों का अगला टॉपिक है स्टेप्स और फैक्टर नेसेसरी फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ कॉस्टिंग सिस्टम। हम लोगों को कॉस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल करने से पहले कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, कोई भी नया सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंटली ये देखना पड़ता है कि जो हम लोग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, नया पूरा का पूरा सिस्टम जो हम नया इंस्टॉल करेंगे पुराना को खत्म करके, तो भैया उसमें मेरे को फायदा होगा कि नहीं। जो मेरा इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट है, जो उसको मेंटेन करने का कॉस्ट होगा, वो भी मेरा रिकवर हो पाएगा कि नहीं, ये सब तो मेरे को ध्यान में रखना पड़ेगा ना। लेट्स से हम लोगों को, अगर मेरा अकाउंटिंग सिस्टम है, मेरा अकाउंटिंग का काम हो रहा है, वो खाता कलम में हो रहा है, अगर इसको मेरे को कंप्यूटराइज करना है, मेरा जो अकाउंटिंग का काम है इसको कंप्यूटराइज वे में करना है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम करना है, तो उसके लिए मेरे को बहुत चीजों का खर्चा करना पड़ेगा। मेरे को कंप्यूटर लगाना होगा,
उसमें सॉफ्टवेयर डलवाना होगा, उसको चलाने के लिए कुछ इंसान को रखना होगा, तो ये सारा खर्चा तो इन्वॉल्व है ना एक सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए। तो अगर मेरा जो सिस्टम को अडॉप्ट करने के बाद वो खर्चा भी रिकवर नहीं हो पाता है, उससे अगर कोई फायदा नहीं हो पाता है, तो हम क्यों करेंगे नया सिस्टम को मतलब नया सिस्टम को हम लोग इंस्टॉल करेंगे ही क्यों, अगर कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। तो मेरे को सबसे पहले तो देखना पड़ेगा जो हम लोग कोई भी सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हैं उससे मेरे को फायदा हो रहा है कि नहीं। अगर फायदा होगा तभी इसको इंस्टॉल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं कॉस्टिंग सिस्टम, तो हम लोगों को देखना पड़ेगा जो हम लोग कॉस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो मेरे को कॉस्टिंग, हम लोग अभी पढ़े डिसएडवांटेज में कि कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने में एक ह्यूज कॉस्ट आता है, तो वो कॉस्ट बियर करने के बाद उसको मेंटेनेंस लगेगा, उसको हर महीना कुछ ना कुछ खर्चा जाएगा उस पर। तो ये सब खर्चा करने के बाद मेरे पास बचता है कि नहीं, कुछ बचेगा कि नहीं, कुछ प्रॉफिट होगा कि नहीं। अगर वो प्रॉफिट ही नहीं होता है तो फिर मेरे को कॉस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल करके कोई फायदा नहीं है। तो बोल रहा है एक कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने से पहले मेरे को माइंड में क्या क्या फैक्टर्स को रखना पड़ेगा वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ द ऑपरेशन। बोल रहा है मेरे कंपनी में जो काम चल रहा है, मेरे कंपनी में जो काम चल रहा है, नया जो कॉस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे देखना पड़ेगा मेरे को कि भैया काम में कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरा जो काम चल रहा है जिस तरह से चल रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, जो काम चल रहा है उसका एक पेस में काम चल रहा है वो स्लो डाउन ना हो जाए, मेरा प्रॉफिट कम ना जाए। तो ये सब मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया जब हम लोग एक नया कॉस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो देखेंगे कि जो मेरा कंपनी में एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, दूसरा चीज देखना पड़ेगा इंस्टॉलेशन इन स्टेप्स। ये क्या है? इंस्टॉलेशन इन स्टेप का मतलब होता है कि जब हम लोग एक कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे तो हड़बड़ाहट में नहीं, अचानक से सब कुछ नहीं लाद देंगे, क्योंकि मेरे पास जो एम्प्लॉइज है वो लोग को सोचने समझने का, उसको अडॉप्ट करने का मेरे को टाइम देना होगा। हमको धीरे धीरे करके कॉस्टिंग सिस्टम लाना होगा। एक हरी बहुत जल्दी में लेके अगर आ जाएंगे तो क्या होगा कि कोई अडॉप्ट ही नहीं कर पाएगा, सब हैपाजर्ड हो जाएगा, किसी को समझ में ही नहीं आएगा क्या हुआ। तो चेंज करने के लिए थोड़ा सा मेरे को टाइम देना होगा। ठीक है, अगला है कम्युनिकेशन अबाउट द न्यू सिस्टम। अगर हम लोग नया कॉस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं तो बहुत कुछ चेंजेस आएगा, बहुत कुछ काम में चेंजेस आएगा। वो जो भी मेरे कंपनी में जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं और जो भी मेरा सिस्टम एक्टिवेटेड है उसको मेरे को चेंज जब करेंगे तो मेरे को जो उसमें काम करने वाला एम्प्लॉइज है उसके साथ बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, उसको समझाएंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे कि भैया इस तरह से ये काम होगा, है ना। अगर उसको बिना ट्रेनिंग दिए कुछ भी अगर हम लोग ला देते हैं तो फिर उसको प्रॉब्लम होगा काम करने में, है ना। अगर मान लो एक कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम हम लोग लेके आ रहे हैं तो सबसे पहले तो जब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम लाएंगे तो जो सॉफ्टवेयर हम लोग उसमें डालेंगे तो जो मेरा अकाउंटेंट है उसको मेरे को सॉफ्टवेयर के बारे में बताना होगा, सिखाना होगा, उसको ट्रेनिंग देना होगा, तभी वो काम कर पाएगा। तो इसी तरह से जो भी मेरा नया सिस्टम आएगा उस मेरे पास जो एम्प्लॉइज है उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, उसको बताएंगे कि सिस्टम कैसे काम करता है। अगला सिंप्लिसिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी। बोल रहा है कि भैया जो मेरा कॉस्टिंग सिस्टम है वो शुड बी सिंपल। ज्यादा कॉम्प्लेक्स अगर कर देंगे कॉस्टिंग सिस्टम को, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी उसमें लेके आ जाएंगे तो मेरा जो नया क्योंकि ये नया सिस्टम होगा, अगर लाते ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देंगे तो हो सकता है एम्प्लॉय जो है वो अडॉप्ट ना कर पाए, जो एम्प्लॉय है वो अडॉप्ट ना कर पाए। तो ये जो कॉस्टिंग सिस्टम शुड बी सिंपल एंड एक्सेप्टेबल। जो भी एम्प्लॉइज है वो जो सिस्टम है, सिस्टम इस तरह से डिजाइन होना चाहिए कि भैया जो भी उसमें काम कर रहा है उसको समझ में आना चाहिए काम कैसे होगा, ये अगर लाए हैं तो चेंजेस हो रहा है, इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। जो जैसे कि हम लोग कॉस्टिंग में लाएंगे तो उसको मेरे को जो रेम्यूनरेशन दे रहे हैं तो अलग अलग मेथड से रेम्यूनरेशन देंगे, तो हमको उसको समझाना होगा कि भैया तुमको इसमें फायदा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि वो लोग का रेम्यूनरेशन टिका हुआ है इस पे। तो वो लोग तो बोलेगा भैया मेरे को जो चल रहा है उसी में दो, नया सिस्टम लाएगा उसको हो सकता है कम रेम्यूनरेशन दिखे। तो बोलने का मतलब ये सिंपल होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए और साथ ही साथ जल्दी समझ में आना चाहिए। जो एम्प्लॉय है उसको समझ में नहीं आएगा तो ये आगे सस्टेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसको हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने से पहले।
इसके अलावा भी कुछ कुछ चीजें हैं जिसको हमको माइंड में रखना पड़ेगा कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने से पहले। वो क्या चीजें हैं? सबसे पहला चीज आता है नेचर ऑफ द बिजनेस। भैया मेरा बिजनेस का नेचर क्या है, हम लोग किस तरह का बिजनेस में डील करते हैं। हम जब कॉस्टिंग चैप्टर स्टार्ट किए थे तभी बताए थे कि हम लोग बिजनेस दो तरह से करते हैं, एक ट्रेडिंग कंसर्न होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होता है। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हम लोगों का जो बिजनेस है किस तरह का बिजनेस है, वो ट्रेडिंग कंसर्न है ना मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उसके लिए कॉस्टिंग सिस्टम जितना एप्लीकेबल है उतना ट्रेडिंग कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा कि नेचर ऑफ द बिजनेस कैसा है, उसके लिए वो एप्लीकेबल है कि नहीं है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्टॉलेशन। भैया जो हम लोग कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे, हम लोग कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, मेरा गोल क्या है उसको इंस्टॉल करने के पीछे। क्या हम उसको कॉस्ट असर्टेन करने के लिए कर रहे हैं या फिर कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, ये मेरे को पहले से क्लियर होना पड़ेगा कि हम लोग जो इंस्टॉल कर रहे हैं मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा गोल क्या है। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। भैया ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप का मतलब पहले भी हम लोग बोले हैं कि जो कॉस्टिंग सिस्टम है वो ज्यादातर बड़ा जो ह्यूज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है या जो बड़ा कंसर्न होता है वो लोग ही अडॉप्ट कर पाते हैं, क्योंकि एक तो इसमें खर्चा बहुत ज्यादा होता है और जब भी हम लोग कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे तो मेरे पास मिनिमम कम से कम मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होना चाहिए ताकि हम लोग जो कॉस्टिंग सिस्टम है उसको आगे सस्टेन कर पाए। तो मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप चाहिए मेरे को कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर वो बेसिक सा सेटअप नहीं हुआ तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगा कॉस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल करने में। ठीक है, अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मेरा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम किस तरह से ऑपरेट कर रहा है, मेरा जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो कैसा है, मेरा जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो नेटवर्क कैसा है, वो इस तरह से काम करना चाहिए ताकि मेरा जो प्रोडक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक लिंकअप होना चाहिए उसमें, ताकि कॉस्टिंग करने में वो हेल्प हो। सब कुछ अगर एक साथ लिंकअप रहेगा तो क्या होगा, कॉस्टिंग करने में हेल्प होगा। वरना अगर सब मेरा जो ऑपरेशन है वो हैपजर्ड तरीके से हो रहा है, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, तो जो कॉस्ट असर्टेन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। तो वहां पे कॉस्टिंग सिस्टम हो सकता है काम ना करे। अगर तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा हैपजर्ड है, कुछ भी कहीं भी हो रहा है, तो वहां पे कॉस्टिंग सिस्टम हो सकता है काम ना करे। कनेक्शन विथ अदर सिस्टम, मतलब मेरे पास अलग अलग और भी सिस्टम होगा, फाइनेंस सिस्टम होगा, मेरे पास अकाउंटिंग सिस्टम्स होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम होगा। तो उसके साथ मेरा जो कॉस्टिंग सिस्टम मेरे को इस तरह से सेटअप करना है ताकि जो कॉस्टिंग सिस्टम है वो फाइनेंशियल सिस्टम और भी अलग अलग मैनेजमेंट सिस्टम, जो भी जितना भी अलग अलग तरह का सिस्टम्स है मेरे अंदर, उसके साथ वो अच्छे से कनेक्ट कर पाए, कर पाए। अगर वो अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा तभी ये लॉन्ग टर्म में मेरे को फायदा देगा, नहीं तो हो सकता है इसका कोई फायदा हमको ना दिखे। ठीक है, तो ये था मेरा फैक्टर टू बी कंसीडर बिफोर इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम। तो इसी के साथ हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया।